हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग एसएससी जेई एग्ज़ाम में थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर देख लिया है। जो भी स्टूडेंट्स उन लेक्चर को नहीं देखे होंगे उसको वो फर्स्ट से लेकर 4th लेक्चर तक वो कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग 5th लेक्चर देखने वाले हैं। ये हम लोग का सेकंड चैप्टर शुरू हो गया है, तो शुरू करते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका राइट आंसर आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कितने आंसर सही जज किए हैं या आपको पता है सही से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 का 20 नंबर 21 क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच गैस कैन अटेन द हाईएस्ट एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन राइज। सेम कंप्रेशन राइज अगर कर रहे हैं तो कौन सा गैस जो होगा हाईएस्ट एफिशिएंसी अटेन करता है। तो आपको पता होगा जब भी हम लोग अगर मोनो एटॉमिक गैस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एफिशिएंसी जो होता है वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। एक इसका फार्मूला होता है, फार्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप वहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जब भी आप वहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो मोनोएटॉमिक गैस का जो एफिशिएंसी होता है, मोनोएटॉमिक गैस यूज़ करने के बाद जो एफिशिएंसी होता है वो अदर गैसेज अगर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, तो उसके कंपेरिजन में मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम, मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम वहाँ पर होगा। तो अगर वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। डायटोमिक मतलब वहाँ पर डबल एटम होता है, दो एटम होता है। जैसे डायटोमिक का एग्जांपल हो गया O2, ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक है। तो जब भी हम लोग मोनोएटॉमिक यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख लेते हैं। Which one of the following phenomena occurs when a gas in a piston in cylinder assembly expands reversibly at constant pressure। अगर कोई भी पिस्टन सिलेंडर असेंबली है वहाँ पर कोई गैस जो हो रहा है वो एक्सपैंड कर रहा है। मान लीजिए हमारा सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये एक्सपैंड कर रहा है मतलब पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सपैंड कर रहा है मतलब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है जो भी गैस अंदर में है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये बोल रहा है इनमें से कौन सा फिनोमेना होगा अगर वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हमें रखना है। तो जब भी हम लोग कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो क्या होता है, नीचे से थोड़ा थोड़ा कहीं से भी हम लोग उसको हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करने से क्या होता है, पिस्टन फ्री टू मूव होता है, पिस्टन रिस्ट्रिक्ट फॉर्म में नहीं होता है, पिस्टन आराम से मूव कर सकता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग हीट सप्लाई करते हैं वहाँ पर गैस एक्सपैंड करता है और पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे कि अंदर का प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रह जाता है। तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पर हीट का एडिशन होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हीट इज एडेड टू द गैस, वहाँ पर हीट का एडिशन हो रहा होगा तभी वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है और गैस एक्सपैंड कर रहा है। तो हीट वहाँ पर ऐड होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ रिजर्वायर ऑफ हीट। रिजर्वायर ऑफ हीट के लिए कौन सा यहाँ पर बिलो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ट्रू है, वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो आप लोग को यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन बोल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर जज करेंगे। तो रिजर्वायर क्या होता है, एक तरह का हीट का सोर्स होता है, चाहे तो वो सोर्स होगा चाहे तो वो सिंक होगा। उसके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है, वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है। तो बोल रहा है ट्रू कौन सा है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, इट हैज़ अ वेरिएबल टेम्परेचर। तो ये तो गलत है, वहाँ पर फिक्स टेम्परेचर होता है। फिर हम लोग थर्ड देख लेते हैं, इट हैज़ अ फाइनाइट हीट कैपेसिटी। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, कितना भी वो हीट उसको सप्लाई कर दें या हीट दे दें वो खत्म होने वाला नहीं है। देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर। तो एग्जिस्ट तो करता है, जैसे ओशन हो गया, रिवर हो गया, ये सब एक तरह का रिजर्वायर बोल सकते हैं। वहाँ पर कितना भी हम लोग सप्लाई कर दें वहाँ पर वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये रॉन्ग हो गया। तो देख लेते हैं, द हीट एक्सचेंज इज रिवर्सिबल। जो रिजर्वायर के बीच में हीट एक्सचेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा, ये ऑप्शन जो होता है वो राइट होता है, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर इंट्रॉपी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा होगा। अगर टेम्परेचर वहाँ पर, अगर इंट्रॉपी मान लीजिए अगर वो इरिवर्सिबल वहाँ पर एक्सचेंज होता है तब इसका मतलब वहाँ पर इंट्रॉपी इंक्रीज करता है। इंट्रॉपी इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। बट रिजर्वायर के केस में हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं कि रिजर्वायर के केस में हीट जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, फिक्स टेम्परेचर, इसका मतलब वो रिवर्सिबल होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, एक तरह का ओपन सिस्टम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ओपन सिस्टम ऑप्शन में है या नहीं है, नहीं है तो क्या होगा वहाँ पर। तो फर्स्ट आइसोलेटेड तो होगा नहीं, क्लोज तो होगा नहीं। स्टेडी फ्लो सिस्टम बोल रहा है, स्टेडी फ्लो सिस्टम मतलब वहाँ पर कुछ फ्लो होता है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, स्टेडी फॉर्म में हो रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेडी फॉर्म बोल दे, स्टेडी फ्लो बोल दे, या फिर ओपन सिस्टम बोल दे, दोनों सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अब वीडियो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि ओपन सिस्टम में क्या क्या ट्रांसफर होता है, क्या क्या एक्सचेंज होता है और क्या क्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में 2500 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड टू अ हीट इंजन एट 727 डिग्री 727 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि 2500 किलो जूल पर मिनट हीट जो है वो सप्लाई हो रहा है एक हीट इंजन में, वो टेम्परेचर दिया हुआ है, इतना टेम्परेचर पर है वो। इट रिजेक्ट्स हीट एट 900 किलो जूल पर मिनट एट 223 डिग्री सेल्सियस, 223 डिग्री सेल्सियस के रिजर्वायर पर वो 900 किलो जूल पर मिनट से वो रिजेक्ट कर रहा है। दिस टाइप ऑफ इंजन इज, वो बोल रहा है इंजन पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को कंपेरिजन करने देता है कि टेम्परेचर का भी दे दिया है रेंज कि कहाँ से कहाँ हो रहा है, और हीट कितना सप्लाई किया गया है और हीट कितना रिजेक्ट किया गया है, दोनों दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। एक तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है कार्नोट साइकिल से, इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर। तो ये एफिशिएंसी जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, अगर टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए जब हम लोग हीट कैपेसिटी यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग हीट का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं क्यू लोअर बाई क्यू हाइयर, तब यहाँ पर पहले ये वाला जो हम लोग एफिशिएंसी टेम्परेचर पुट करके निकालेंगे, या तो वो इस वाले के बराबर होना चाहिए सेकंड वाले एफिशिएंसी के, या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी ये इंजन जो है, जो हम लोग इंजन ये डिज़ाइन किए हैं वो इंजन पॉसिबल है। तो वही पूछता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर कितना है, 223 है, तो 223 में यहाँ पर 273 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 679 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स हम लोग मानते हैं यहाँ पर 500, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 500 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग 273 पुट करते हैं तो हो जाएगा 10 हो गया 9। तो इसको ऐड कीजिए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा 0 9 10 हो गया, और 7 1000 के अप्रॉक्स ये हो गया, 1000 एग्जैक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी होगा वो अबाउट 50% आ रहा है। तो टेम्परेचर का यूज़ करके हम लोग एफिशिएंसी 50% कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब हीट का एफिशिएंसी यूज़ करेंगे तो 1 माइनस, आप लोग कैलकुलेट कर लो, 9 है तो 9 यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 माइनस 9, यहाँ पर 16/25 हो जाएगा। ये जो एफिशिएंसी आ रहा है आप देखो कि अगर 12.5 आता तब ये 50% आता, बट ये 50% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी आ रहा है। आप लोग 16/25 करोगे तो वो 50% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगा। तो 50% ज़्यादा एफिशिएंसी आ रहा है, इसका मतलब हीट सप्लाई, हीट्स का यूज़ करके हम लोग 50% ज़्यादा एफिशिएंसी ला रहे हैं, और टेम्परेचर जो कार्नोट साइकिल है जिसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है उससे हम लोगों से 50% ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो इंजन जो हम लोग डिज़ाइन किए हैं या जो बता रहा है डिज़ाइन करने वाला, वो रॉन्ग इंजन है। मतलब टेम्परेचर का यूज़ करके एफिशिएंसी जो सबसे ज़्यादा आना चाहिए, बिकॉज वो कार्नोट साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। तो कार्नोट साइकिल के अकॉर्डिंग होता है, तो वहाँ पर एफिशिएंसी, किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये जो इंजन डिज़ाइन कर रहा है हीट सप्लाई करके वो पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्पेसिफिक इंथैल्पी इज एन, स्पेसिफिक इंथैल्पी, यहाँ पर स्पेसिफिक लग गया तो स्पेसिफिक जहाँ लगा वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और स्पेसिफिक लग गया तो यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट मास हो गया तो पर यूनिट मास का हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और पर यूनिट मास का यूनिट इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस obeying van der Waal equation P plus A by V square into V minus B equal to RT depends on it। जो van der Waal इक्वेशन है उसका इंटरनल एनर्जी जो होता है, या van der Waal फॉलो करने वाला जो गैस होता है उसका इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर हमारा गैस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, या आइडियल गैस है, तो वो सिर्फ टेम्परेचर, उसका इंटरनल एनर्जी जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बट अगर रियल गैस है या वंडरवाल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तब वो हमारा उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारा टेम्परेचर प्लस, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज हम लोग वॉल्यूम भी वहाँ पर कंसीडर करते हैं। आप लोग देखते होंगे यहाँ पर जो है हम लोग वॉल्यूम का भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं।
विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए रिजर्वायर ऑफ हीट, कौन सा इनकरेक्ट है रिजर्वायर ऑफ हीट के बारे में, तो वो देख लेते हैं। रिजर्वायर ऑफ हीट, इट हैज़ अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो सही है। इट इज़ ऑल्सो नन एज थर्मल बाथ, ये भी सही है। इट हैज़ एन इन्फानाइट हीट कैपेसिटी, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर, ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रियल एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। इन अ थ्रोटलिंग प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो थ्रोटलिंग में आप लोग को पता है, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, थ्रोटलिंग के केस में इंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। द फॉलोइंग प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। तो पीवी डायग्राम का आपको पता होगा, ये P1 इक्वल टू P2 जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद ये जो ग्राफ है यहाँ पर भी कुछ P1 इक्वल टू P2 दे दिया है, तो वहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट हो जा रहा है। ये जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल है, बिकॉज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पॉलीट्रॉपिकली ये ग्राफ वैलिड होगा, बिकॉज यहाँ पर जो ग्राफ है वो किसी भी मतलब ना ही प्रेशर कांस्टेंट है ना ही थर्मल यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। ऐसे भी आपको पता है पॉलीट्रॉपिक का ग्राफ आपको कर्व ऐसी टाइप का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें से कौन इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। जब भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा वहाँ पर इंट्रोपी जो होता है वो इंक्रीज ही करता है। इरिवर्सिबल मतलब कहने का मतलब है इंट्रोपी इंक्रीज करना चाहिए। इरिवर्सिबल जनरली हम लोग यही मानते हैं, अगर इरिवर्सिबल हो रहा है तो अदर केस में कभी कभी अगर हीट वहाँ से निकल भी जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो वहाँ पर डिक्रीज भी हो सकता है, बट इरिवर्सिबल मतलब इंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, तो थ्रॉटलिंग में ही होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम विच हैज नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बोल रहा है विच हैज नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हीट ट्रांसफर इज जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो होगा। वर्क डन इज जीरो, तो ये सही बोल रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम है तो हीट का ट्रांसफर वहाँ पर होगा नहीं। वर्क ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऑल ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम लोग। मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम, आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, मोलर स्पेसिफिक हीट जो बोल रहा है वो आइडियल गैस का किस पर डिपेंड करता है ये पूछ रहा है। तो मोलर गैस स्पेसिफिक हीट जो है आइडियल गैस का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम है उस पर डिपेंड करता है। अगर आइडियल गैस का सिर्फ स्पेसिफिक हीट बोलेगा तो वो तो टेम्परेचर पर, आइडियल गैस का अगर इंटरनल एनर्जी बोलता है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहा है तो वो नंबर ऑफ एटम्स के पे ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम लोग। इन अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम पर क्या होता है, तो क्लोज सिस्टम में आपको पता है एनर्जी भी ट्रांसफर होता है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है और मास ट्रांसफर नहीं होता है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है और मास दोनों ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम, ये तो सही है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, ये भी सही है। यहाँ पर एनर्जी की ही बात हो रही है, तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों से होता है, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। इन आइसोपिस्टिक प्रोसेस द आइसोपिस्टिक, आपको बताया था आइसोपिस्टिक बोलेगा, आइसोमेट्रिक होता है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोपिस्टिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब हो गया वहां पर प्रेशर कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग आइसोबारिक भी बोलते हैं। आइसोपिस्टिक आइसोबारिक सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जे मतलब जूल इज इक्वल टू, जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपको पता होगा 4.186 होता है, बट किस क्या होता है यूनिट देख लेते हैं, तो उसका यूनिट किलो केजी में तो होगा नहीं, यहाँ भी केजी में नहीं होगा, किलो कैलोरी पर केजी नहीं होगा, ये होता है किलो जूल पर किलो कैलोरी, तो इसका वैल्यू के बराबर होता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो जूल हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट, वो जो होता है 4.168 किलो जूल पर किलो कैलोरी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी किसके बराबर होता है, तो आपको पता है ऑलरेडी, ये जो होता है वो इंथैल्पी के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। अ
कंट्रोल वॉल्यूम इज, कंट्रोल वॉल्यूम जब भी हम लोग ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कुछ कंट्रोल वॉल्यूम या स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल वॉल्यूम वहाँ पर यूज़ होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये तो गलत है। क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क कैन क्रॉस, क्लोज सिस्टम को नहीं बोलते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इज इन स्पेस, नहीं। ए फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन, मास हीट वर्क जो है वो क्रॉस कर सकता है। तो फिक्स्ड रीजन हम लोग, बस रीजन फिक्स होता है, इतना ही रीजन पे हम लोग बात करते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोसेस 1 to 5 ऑन अ टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट। 1 से 5 पे जो टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट है कौन सा इसमें ट्रू है। तो टेम्परेचर 1-5 कौन सा है, ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन कब होता है, एंट्रोपी इसका मतलब कांस्टेंट है, कहने का मतलब यहाँ पर जो है एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है, एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। एंट्रोपी किस केस में कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, वहाँ पर एंट्रोपी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उसका आप लोगों को इक्वेशन यहाँ पर पूछ रहा है, रिवर्सिबल है, इक्वेशन पूछ रहा है, तो इक्वेशन क्या होता है, पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही यहाँ पर होगा। यहाँ पर नाम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर इक्वेशन पूछ रहा है। तो 1 to 5 का जो इक्वेशन होगा वो पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल कांस्टेंट पे रिवर्सिबल, यहाँ पर इंट्रोपी कांस्टेंट होता नहीं है, प्रेशर पे भी कांस्टेंट नहीं होता, वॉल्यूम पे भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, ये तो सही है। हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड, ये तो रॉन्ग पूछ रहा है, रॉन्ग है। लो ग्रेड मतलब हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। तो लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल, हाई ग्रेड में नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है बट कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को देखने, वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी अपना बना हुआ है, वहाँ पर भी आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।